नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल वर्ड ऑफ बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टीफन आर कॉवी द्वारा लिखी गई बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक आत्मसुधार किताब पर है। हम सब सफल होना चाहते हैं। अगर आप भी सफल होना चाहते हो तो सफलता पाने का एक ही रास्ता है, जो है उन आदतों को पहचानना जो हमको हमारी यात्रा में मदद करती है। आदतें ही इंसान को सफल करती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो अब हम बढ़ते हैं उन महत्वपूर्ण 7 आदतें की तरफ। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिन आदतों को अपनाकर बहुत से लोग सफल हुए हैं और एक सफल लीडर बने हैं। नंबर 1, सक्रिय रहें। पहली आदत है सक्रिय होना। हम इंसानों में जानवरों से यह अलग है कि हमारे पास खुद के किरदार को जांच करने की क्षमता होती है। ये तय करने की क्षमता होती है कि खुद को और स्थितियों को कैसे देखा जाए और कैसे अपनी प्रभावशीलता को नियंत्रित किया जाए। आसान भाषा में, प्रभावी होने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। प्रतिक्रियात्मक लोगों का निष्क्रिय दृष्टिकोण होता है। उनको लगता है कि सब चीजें उनके हिसाब से हो रही है। वो इस तरह की चीजों को बोलते हैं। उन्हें लगता है कि समस्या तो बाहर है, लेकिन यही सोच एक समस्या है। प्रतिक्रियात्मक लोग खुद को पीड़ित और नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं। सक्रिय लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, या कह सकते हैं वो प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी को समझते हैं, जिसको स्टीफन का मानना है कि एक ऐसी क्षमता का होना जिसमें किसी भी स्थिति में कैसा जवाब देना है, इसको अच्छे से चुन पाना। सक्रिय के सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीजें करें। प्रतिक्रियाशील भाषा को सक्रिय भाषा के साथ बदल दें। प्रतिक्रियाशील, ये मुझे पागल कर रहा है। सक्रिय, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हूं। अपने काम को सक्रिय इंसान की तरह कन्वर्ट करना। नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। दिमाग में एक साफ गंतव्य के साथ काम को शुरू करना कि हमको अपनी कल्पना का उपयोग करना चाहिए। अपने विजन को देखें कि हम क्या बनना चाहते हैं। बहुत से लोगों को खुद को व्यस्त रखने में आसानी होती है। हम जीत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जैसे प्रमोशन लेना, ज्यादा आय और ज्यादा पहचान के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन हम इस व्यस्तता के पीछे क्या मतलब है ये मूल्यांकन नहीं करते। हम खुद से ये नहीं पूछते कि अगर चीजों पर हम वास्तविकता में फोकस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कितनी मैटर करती है। दूसरी आदत हमें ये सुझाव देती है कि जो भी हम करते हैं उसमें हमें दिमाग में अंत से शुरू करना चाहिए। एक साफ गंतव्य के साथ शुरू करें। इस तरीके से हम ये चीज सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। मन में अंत का सोचकर शुरू करना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। वो होता है जो काम की दक्षता को सुधारता है, पर लीडर वो होता है जो सही रणनीति अपनाता है, जिसकी दृष्टि पहले उसकी संगठन के लिए होता है। इससे पहले कि हम एक व्यक्ति के रूप में और एक संगठन के रूप में लक्ष्य को निर्धारित करना और प्राप्त करना शुरू करें, हमें अपने मूल्यों को पहचानना चाहिए। इस प्रक्रिया में हो सकता है खुद के कुछ मूल्यों को बदलने या करने पर जोर देना पड़े। हमें खुद का केंद्र पहचानना भी जरूरी है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी के केंद्र में है, वही हमारी सुरक्षा, मार्गदर्शन, ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। हमारे केंद्र हमें मौलिक रूप से प्रभावित करते हैं। वो हमारे हर रोज लिए जाने वाले फैसले, कार्य, प्रेरणा को भी प्रभावित करते हैं। दिमाग में अंत से शुरू करने के सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीजें करें। अपने खुद के अंतिम संस्कार को डिटेल में देखना। वहां कौन है, वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे जिया, आपके रिश्ते कैसे थे, आप उन्हें क्या कहना चाहते हो। इस बात को जरा सोचिए कि अगर आपके पास जिंदगी में सिर्फ 30 साल है जीने के लिए तो आपकी प्राथमिकताएं कैसे बदलेंगी। उन्हीं प्राथमिकताओं के साथ जीना शुरू करें। अपने जीवन में अपने अलग भूमिका को तोड़ना हो, चाहे वो प्रोफेशनल और पर्सनल क्यों ना हो, और 3 से 5 लक्ष्य की लिस्ट बनाना जो आपको हासिल करने हैं। जिस चीज से आप डरते हैं उसे परिभाषित करना, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर।
किताब लिखने के बाद आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिलने का डर। अपने सबसे बड़े डर का सबसे खराब मामले की पृष्ठभूमि लिखें। फिर उसे विजुअलाइज करें कि उस स्थिति को आप कैसे संभालेंगे। सटीक विजुअलाइजेशन को लिखें। नंबर 3, पहली चीजें पहले रखो। खुद को प्रभावशाली तरीके से प्रबंध करने में हमें महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखना होता है। हमें अनुशासन से रहना होता है ताकि दिन प्रतिदिन आप अपनी चीजों को प्राथमिकता करें कि कौन सी महत्वपूर्ण है और कौन सी महत्वपूर्ण नहीं और कौन सी बहुत अत्यावश्यक है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। दूसरी आदत में हमने चर्चा की थी अपनी वैल्यूज को निर्धारित करने और उन्हें समझने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करने हैं। अनुशासन बनाए रखने के लिए और लक्ष्यों के ट्रैक पर फोकस बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। हमको इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि अपने मूल्यों के हिसाब से काम करना चाहिए। सारी गतिविधियों को 2 कारकों में बांटा जा सकता है, अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण। हम अत्यावश्यक पर रिएक्ट करते हैं। जो चीजें जरूरी नहीं है उन पर अपना समय बर्बाद करते हैं। हम अपना समय समस्याओं पर लगाते हैं तो वो और भी बढ़ती जाती है जब तक वो हमें खा ना ले। ये तनाव, जलन और आग की तरह बाहर निकलता है। हम ज्यादा समय उन मैटर्स पर बर्बाद करते हैं जो हमको अत्यावश्यक लगते हैं, लेकिन सच ये है कि उन मैटर्स की अत्यावश्यकता दूसरों की प्राथमिकता और उम्मीदों पर आधारित होती है। ये शॉर्ट टर्म फोकस नियंत्रण से बाहर ले जाते हैं। हम जीवन में जिम्मेदार नहीं होते। ये ज्यादातर नौकरी से निकाले जाने का कारण और दूसरों पर निर्भर रहने का कारण बनता है। संबंध निर्माण की प्लानिंग करना, गतिविधियां और खुद को तैयार करना, यह सब चीजें हम जानते हैं जो हमें करनी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे चीजें पास आ जाती है जिससे हम इनको अत्यावश्यक नहीं समझते कि हम आगे की सोच रहे हैं और अपने जड़ों पर काम कर रहे हैं। बाद में रोने से पहले ही सावधान होना जरूरी है। आपके 20% समय में किए गए प्रयासों का परिणाम आपको 80% मिलता है। यहाँ कुछ उदाहरण है जिनका उपयोग करके आप चीजों को कैसे प्राथमिकता देना है ये अभ्यास कर सकते हैं। अपनी खुद के टाइम मैनेजमेंट को चेक करें। समय का अनुमान लगाना कि आपने किसको आप कितना समय दे रहे हैं। फिर आप अपने समय को चेक करें कि आप किस जगह कितना समय दे रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। चेक करना। नंबर 4, फायदे का सौदा सोचो। एक अच्छे प्रभावी संबंध के लिए हमें जीत की स्थिति की तरफ प्रतिबद्ध होना होगा जो दोनों तरफ से संतोषजनक और लाभकारी होगा। स्टीफन यहाँ ह्यूमन इंटरैक्शन के 6 उदाहरण देते हैं। फायदे के सौदे में दोनों लोग जीतते हैं, जिसमें समझौते और समाधान दोनों पार्टीज के लिए फायदेमंद होते हैं। जीतना और हारना, अगर मैं जीता तो तुम हारे। ये लोग अपना रास्ता बनाने के लिए पद, शक्ति, साख और व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हैं। इनको लोकप्रिय होने और स्वीकार होने से ताकत मिलती है। हारना, इस स्थिति में दोनों पार्टी हार जाती है। जब 2 जीत-हार लोग मिलते हैं तब 2 डिटर्मिनेशन, जिद्दी अहंकार से भरे 2 लोग मिलते हैं और ऐसे में परिणाम होगा लूज। जीतने वाले लोग ये मानसिकता नहीं रखते कि किसी को हराना है, बल्कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो क्या चाहते हैं और उनको क्या मिला। जीतना ही है, वरना कोई डील नहीं। अगर आपका ऐसा समझौता नहीं है जिसमें दोनों परस्पर लाभकारी हो, तो ऐसे समझौते का कोई फायदा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि जो जीत की स्थिति को हल करता है वो है खुद की बहुतायत मानसिकता की सोच को बनाए रखना और ये विश्वास रखना कि दुनिया में सबके लिए बहुत बहुतायत में चीजें हैं। बहुत से लोग कमी वाली मानसिकता के साथ काम करते हैं, मतलब अगर कुछ आपको मिल गया तो वो मुझे नहीं मिलेगा। जिन लोगों की बिखराव की मानसिकता होती है वो बहुत मुश्किल समय से गुजरते हैं और दूसरों की सफलता से कभी खुश नहीं हो पाते। जब पारस्परिक नेतृत्व की बात आती है, जितना ज्यादा असली हमारा चरित्र होता है उतनी ही हाई लेवल की उत्पादकता होती है। जितने ज्यादा हम जीत के लिए प्रतिबद्ध होंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रभाव शक्ति होगी। फायदे के सौदे को प्राप्त करने के लिए
समस्याओं, तरीकों और लोगों पर फोकस ना करके परिणाम पर फोकस करना चाहिए। नंबर 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझा जाने की। किसी को सलाह, सुझाव और समाधान देने से पहले दूसरे इंसान के साथ प्रभावी तरीके से बातचीत करें ताकि हम उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझें। मान लीजिए आप एक आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि आपको साफ देखने में दिक्कत आ रही है। उसमें वो आपको अपना चश्मा देता है और बोलता है कि ये कोशिश करो, मेरे लिए यह सालों से काम कर रहा है। आप वो चश्मा लगाते हैं, लेकिन वो आपकी समस्या को और खराब कर देता है। क्या चांस है कि आप उस डॉक्टर के पास वापस जाएंगे? दुर्भाग्य से यही चीज हम दूसरे के साथ बातचीत करते समय करते हैं। समस्या समझने से पहले हम समाधान देने लगते हैं। आदत 5 कहती है कि समझा जाने से पहले समझना होगा और समझने के लिए हमें सुनना सीखना होगा। किसी को प्रभावी ढंग से सुनने के लिए मौलिक रूप से बदलना होगा। हमें सबसे पहले समझना होगा कि ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन समझते नहीं है। वो लोग हर समय या तो वो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। 10% कम्युनिकेशन हमारे शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं। 30% हमारी आवाज प्रतिनिधित्व करती है। 60% हमारी बॉडी लैंग्वेज का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ कुछ उदाहरण है दूसरों को पहले समझने के लिए। अगली बार जब आप लोगों को बात करते हुए देखते हैं तो अपने कान बंद करके देखें। कौन सी इमोशंस की बातें हो रही है जो सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं हो सकती? कौन सा इंसान बातों में ज्यादा दिलचस्प है? जो आपने नोटिस किया उसे लिखें। नंबर 6, तालमेल बिठाएं। दूसरों के मूल्यों को समझने के लिए हमें तालमेल रखनी होती है, जो हमें नई संभावनाएं, खुलापन और रचनात्मकता देती है। तालमेल नए विकल्प और नई संभावनाओं का सृजन करती है। ये हमें अनुमति देते हैं कि हम पुराने तरीकों को भूलकर नए विचारों पर काम करें। जब आप ये करते हैं तो आप खुद को दूसरों को एक तरफ में रख के सोचते हैं, उनकी समस्याएं और उनकी जरूरत को समझते हैं और एक विकल्प निकालते हैं जिससे उनकी मदद हो सके। ये एक परिवर्तन है और इससे उन्हें वो मिलता है जो उन्हें चाहिए और इसी प्रक्रिया में संबंध का निर्माण होता है। तालमेल का वास्तविक सार है अंतर को वैल्यू करना, चाहे वो मानसिक हो, भावनात्मक हो या मनोवैज्ञानिक हो। जब हम अपने पर्सपेक्टिव का विस्तार करते हैं तो इससे दूसरे के मूल्यों में भिन्नता को महत्व दे पाते हैं। इंटरडिपेंडेंट स्थिति में खुले रहने के लिए दूसरे को भी प्रोत्साहित करना। उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपको इरिटेट करते हैं। अब एक इंसान को चुनें। उनके कितने अलग विचार हैं? 1 मिनट के लिए खुद को उनके स्थान पर रख कर देखें। सोचे और समझे कि उनको कैसा लग रहा है, तब आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब अगली बार जब आप उसी इंसान के साथ सहमत नहीं होंगे, उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश करें कि वो आपसे सहमत क्यों नहीं है। जितना बेहतर आप समझ पाएंगे उतना ही उनका और आपका मन भी बदलेगा। नंबर 7, नजर को तेज करें। प्रभावी बनने के लिए हमें खुद को शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बदलना होता है। जब हम खुद को निरंतर परिवर्तन की अनुमति देते हैं, तब जाके हम सारी आदतों को अच्छे तालमेल के साथ अभ्यास कर पाते हैं। आदत 7 बदलावों पर फोकस करता है और नजर को तेज करने के लिए समय लेता है। ये सभी दूसरी आदतें से घिरी हुई है और अपनी सबसे बड़ी एसेट को बढ़ाता है, वो है अपने आप को। यहाँ हमारे प्रकृति के 4 आयाम है और सबको रोज और संतुलित तरीके से अभ्यास करना ही चाहिए। 1, शारीरिक आयाम। शरीर के व्यायाम के लिए लगातार शारीरिक सुधार जरूरी है, जिससे हमारे काम करने की क्षमता के साथ साथ हम आनंद भी ले सकते हैं। खुद को शारीरिक रूप से बदलने के लिए हमें 2, अच्छा खाना खाना, अच्छे से आराम करना और रिलैक्स रहना। नियमित व्यायाम से खुद का धैर्य लेवल, लचीलापन और ताकत का निर्माण करना। आध्यात्मिक आयाम हमें अपनी खुद की आध्यात्मिक शक्ति को बदलने में जीवन को नेतृत्व प्रदान करे, जैसा ये हमारे मूल्य प्रणाली के लिए प्रतिबद्धता की शक्ति को बढ़ाता है। खुद को आध्यात्मिक रूप से बदलने के लिए आप ये कर सकते हैं।
1 रोज ध्यान करना। 2 प्रकृति के साथ बातें करना। 3 खुद को अच्छा संगीत सुनने के लिए और अच्छे साहित्य पढ़ने में ज्यादा शामिल करें। मानसिक आयाम। अपनी मानसिक स्वास्थ्य को रिन्यू करने के लिए अपने दिमाग को लगातार बढ़ाना होता है और यही मुख्य लक्ष्य है। खुद को मानसिक रूप से बदलने के लिए हम ये कर सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ना। अपने पास खुद के विचार, अनुभव और अंतर्दृष्टि का जर्नल रखना चाहिए। टीवी उतना ही देखें जितना आपका जीवन और आपके मन पर अच्छा असर पड़े। टीवी सीमित रूप से देखना ही सही रहता है। सामाजिक और भावनात्मक आयाम। सामाजिक और भावनात्मक आयाम को बदलने से रिश्ते विकसित होते हैं। अपने आप में भावनात्मक नवीनीकरण करने के लिए आप ये कर सकते हैं। दूसरे लोगों को गहराई से समझना चाहिए। अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान अच्छे प्रोजेक्ट्स में देना चाहिए जिससे कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अपनी मानसिकता को बदले ताकि आप दूसरों को सफल बनाने में मदद कर सको। जैसा कि हम बदलावों की बात कर रहे हैं, इन 4 आयामों के साथ हमें दूसरे इंसानों में सकारात्मक चीजें देखनी चाहिए। हमें दूसरों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वो अच्छे रास्ते पर खुद को विश्वास के साथ देखें। उनको ध्यान से सुनना चाहिए और एक्टिवली प्रोत्साहित करना चाहिए। नवीनीकरण और बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें लगातार सुधार और विकास में मदद करता है। खुद को बदलने वाली गतिविधियां की लिस्ट बनाएं जिससे आपको मदद मिले उन सभी 4 आयामों के साथ जो आपको बताए गए हैं। एक आयाम के साथ एक गतिविधि चुनें जो आपका साप्ताहिक लक्ष्य पूरा करने में मदद करता है। सप्ताह के अंत में आपको अपनी प्रदर्शन चेक करनी चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य को पूरा करने में और सफलता दिलाने में मदद करता है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह किताब आपको अच्छी लगी होगी और मैं ये मानता हूँ इन 7 आदतें को अपने जीवन में लागू करके आप भी जीवन में बहुत सफलता पा सकते हैं। अगर आप पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। मिलते हैं अगली बार इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिंदगी में हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते रहे।